इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है। पाकिस्तान में 7 वज़ीर आज़म इससे पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। ही इज़ प्रॉब्ली दी 8th वन। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से खान साहब ने सक्सेसफुली आवाम को ब्रेन वॉश कर दिया और वो चाहते हैं कि इन पे कोई हाथ ना डाले, हमारी बेशक लाशें गिरा दें। एक शख्स पे हाथ डाला और पूरा मुल्क जला दिया उसके चाहने वालों ने। सियासतदानों को बैठ के बात नहीं करनी आती और वो थर्ड फोर्सेस का इंतज़ार करते हैं कि वो आके मसाइल हल कर दें। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे गए हों और आप पे कोई हमला हुआ हो इसी वजह से कि आप क्रिटिक करते हैं? नहीं, हमला तो गालियाँ वगैरह तो देते हैं। अच्छा। एक जगह खाना खाने गया तो वहाँ लोग आके कहना शुरू हो गए कि बाजवा साहब का पेड एंकर फिर रहा है यहाँ। इस्टेब्लिशमेंट पे इससे पहले, इस दौर से पहले कभी इस तरह का अटैक नहीं हुआ? खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक नहीं कर रहे, वो उनका स्पेसिफिक जर्नैल पे अटैक होता है कि मुझे वापस ले आओ। वो कहते हैं कि इमरान की बालादस्ती कायम हो, सारे सिस्टम से इमरान ऊपर हो। डिफरेंस बिटवीन नवाज शरीफ और इमरान खान को, दोनों को अगर करें तो क्या करेंगे, क्या डिफरेंस है? खान साहब कभी इस तरह ही है कि वो पॉपुलिस्ट किस्म के आदमी हैं। नवाज शरीफ नहीं है पॉपुलिस्ट। नवाज शरीफ की कम्युनिकेशन बहुत फ्लॉप है, फेल्ड है। खान साहब की बहुत इफेक्टिव है। इंटरनेशनल अपील खान साहब की बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एक सेलिब्रिटी है, एक सियासतदान है। सेलिब्रिटी का जो फ़ैन क्लब होता है वो आपको इतने फेमस बंदे को जब वो वज़ीर आज़म बनता है उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका टिकटॉक ही चल रहा है। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक क्रिटिक करने वाले जो एंकर हैं मौजूद हैं। कौन नहीं जानता इनकी क्रिटिक को, और बड़े ही इन डेप्थ इंफॉर्मेशन रखते हैं, पॉलिटिकल भी, और ये जो इंस्टेबिलिटी चल रही है इस पर भी बातचीत करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच। और कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसे हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बड़ी देर से फाइंड आउट कर रहे थे आज मिले हैं। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आप करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, कोलैप्स चल रहा है पाकिस्तान में, ज़मान पाक की सिचुएशन देख लें, हाई कोर्ट्स की देख लें, सुप्रीम कोर्ट की देख लें, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान किस नहज पे जा रहा है और ये क्राइसिस का क्या हल है? इसमें ये क्राइसिस जो है, अगर कोई ये कह रहा है कि 10 महीने में या 1 साल में शुरू हुआ है तो ऐसा नहीं है। इट हैज़ बीन 70 ईयर्स के बार बार हम इसी साइकिल पे यहीं पर आकर रुक जाते हैं और यही इंस्टेबिलिटी आती है, डिक्टेटरशिप भी आती रही है, फिर डेमोक्रेट्स आते हैं, वो भी हाइब्रिड रजीम चला रहे होते हैं। तो हर दौर में हाइब्रिड रजीम की परसेंटेज कम ज़्यादा होती है, वो ख़त्म नहीं होती। तो 70 साल का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। पहली बात तो ये है, सियासी पार्टियाँ मजबूत नहीं हैं, सियासतदानों को बैठ के बात नहीं करनी आती और वो थर्ड फोर्सेस का इंतज़ार करते हैं कि वो आके मसाइल हल कर दें। तो हुक्मरानों की मैं समझता हूँ फेलियर है, हाइब्रिड सिस्टम का फेलियर है बहुत बड़ा, इस वजह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इसका रिज़ल्ट और आगे हल सिर्फ यही है कि हम प्योर डेमोक्रेसी की तरफ जाएं और कोई इंडल्ज ना करे सियासी जमातों के फ़ैसलों के अंदर। आवाम के वोट से फ़ैसले हों, पार्लियामान की तौक़ीर बहाल हो और वो लोग जिनको कोई इलेक्ट नहीं करता उनकी से कम हो और जिनको लोग इलेक्ट करके लेकर आते हैं उनकी बात सुनी जाए और सियासतदान मिल बैठ के मसाइल हल करें, ना कि कोर्ट्स में जाएं या किसी और से मुतालबा करें। सही। अभी जो क्लैप्स चला पिछले दिनों, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है, उस पर क्या आपकी राय है? देखिए, इसमें यह है कि पाकिस्तान में 7 वज़ीर आज़म इससे पहले गिरफ़्तार हो चुके हैं। ही इज़ प्रॉब्ली दी 8th वन। और ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन जिस तरह से गिरफ़्तारी एग्जीक्यूट हुई वो गलत था। उसकी वजह यह कि कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर आके शीशे तोड़े गए और वकीलों को मारा गया, वो सब कुछ हुआ। तो अगर वो किसी लीगल तरीके से होती तो शायद इतना एतराज़ ना होता मुझे, क्योंकि केस बहुत जेन्युइन है। अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है 190 मिलियन पाउंड्स की करप्शन का, उसमें बाहर से हुकूमत पाकिस्तान का पैसा वापस आता है और वो एक प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। कैबिनेट को बंद लिफाफों में डॉक्यूमेंट जाते हैं कि इस पर साइन कर दें, अंदर कुछ है या नहीं, इसका आपसे ताल्लुक़ नहीं है, और वो साइन करके फॉरवर्ड कर देते हैं और वो उसको फ़ायदा मिल जाता है। पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को 60 अरब रुपये का नुकसान पहुँचा है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और ये वो पार्टी है जो साफ चली, शफाफ चली की बात करती है, जो लोगों पे चोरी का, डाकू होने का इल्ज़ाम लगाती है, और ख़ुद ये किया इन्होंने। तो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत जेन्युइन है, लेकिन जिस तरह से गिरफ़्तारी एग्जीक्यूट हुई उसने मसाइल जो है वो मज़ीद बढ़ा दिए। और उसके बाद जो 3 दिन होता रहा है वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ अनारकी है कि आपने रियासती तनसीबात पे हमले किए, आपने घर जलाए, आपने एम्बुलेंसेस को आग लगाई, जिना हाउस जला दिया, स्कूलों को आग लगाई, 40 से ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई जिसकी किसी ने ज़िम्मेदारी नहीं ली। तो लीडर साहब जब कोर्ट से निकल के बाहर आते हैं तो वो विक्ट्री के साइन बना रहे हैं और उनके अपने 40 लोगों की लाशें उस टाइम पड़ी हुई थी बाहर। तो अशराफिया की जंग है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पावर स्ट्रगल है और मुझे वज़ीर आज़म बनाओ की तहरीक है जिसमें लोग मरते जा रहे हैं और सोच नहीं रहे कि हमें क्या मिल रहा है। तो लोगों की डिमांड क्या थी वैसे मुजम्मिल के? इतना सब कुछ हुआ और मोनूमेंट्स भी चलाए गए, आपके तमाम बड़े जो सरबराहान थे उनके घरों को मतलब तोड़ने की कोशिश की गई। आप देख लें डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह, सब कॉल रिकॉर्ड्स और इनकी ऑडियो लीक्स और ये सब चीज़ें जो हुई, इसके पीछे रीज़न क्या थी, डिमांड क्या थी? कोई मैनिफेस्टो होता है ना, तो वो क्या था? डिमांड सिर्फ ये थी कि इमरान खान को आदमी लगाना
उसके अलावा आप जो मर्ज़ी करें, उसके अलावा आप हमारे भी राइट्स ना दें, हमें भी ओप्रेस करें, हमारे बच्चों को तालीम ना दें, हमें पीने का साफ़ पानी ना मिले, इसके अलावा हमारा मुस्तकबिल छिन जाए, नौकरी ना मिले, हम सब से कोई एतराज़ नहीं है हमें, लेकिन इमरान खान को हाथ नहीं लगाना। तो ये इस तरह की जो तहरीकें होती हैं, ये पर्सनैलिटी कल्ट के अराउंड मूव करती हैं, ये एक शख्सियत परस्ती पे बेस्ड होती हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उस शख्सियत की अंधी तकलीद के अंदर ये नहीं सोचते कि इस इंसान का जो मफाद है वो हमारा मफाद नहीं है। जो 300 कनाल के घर में रहता है वो आम आदमी बना हुआ है। तो यहाँ पर एक आम आदमी ये नहीं सोचता कि मुझे क्या राइट्स चाहिए या मुझे क्या मिला इस सारी पावर स्ट्रगल के अंदर। तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से खान साहब ने सक्सेसफुली आवाम को ब्रेन वॉश कर दिया, और वो चाहते हैं कि इन पे कोई हाथ ना डाले, हमारी बेशक लाशें गिरा दें। ये हुआ है। नैरेटिव बिल्डिंग क्या है? नैरेटिव बिल्डिंग ये है कि आप सक्सेसफुली रिपीटेडली इन्फॉर्मेशन को इतना ज़्यादा स्टॉर्म करें मेन स्ट्रीम के ऊपर, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप बेशक झूठ भी बोल रहे हो लेकिन वो इतना रिपीट हो कि वो आवाम की मेमोरी का और उनकी याददाश्त का हिस्सा बन जाए। तो उसके बाद आपका बयानिया प्रिवेल कर जाता है, तक़वियत मिल जाती है उसको। अब वो सही है या गलत है वो किसी ने नहीं देखना। किसी पीटीआई के फॉलोवर ने ये सवाल नहीं करना कि ये 60 अरब का नुकसान क्यों पहुँचाया। किसी ने ये सवाल नहीं करना कि हीरे की अंगूठी क्यों मांगी। किसी ने ये सवाल नहीं करना कि आप हर चीज़ में मज़हब को ढाल बनाकर सियासत को क्यों चमकाते हैं, या आपके अपने दौर के अंदर जो सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म हुआ, या जो आपने एक्सटेंशन दी बाजवा साहब को, वो क्या था। जो आपने कहा कि बाजवा साहब डेमोक्रेसी के लिए जितने अच्छे हैं, इतना जर्नैल आज तक कोई आया ही नहीं, और बाद में कहा कि ये जो है ना वो मीर जाफ़र मीर सादिक है, इसने हमारी हुकूमत को गिरा दिया। एक आदमी जो एक सरकारी मुलाजिम की डायरेक्शन पे असेंबली डिज़ोल्व कर दे, वो जमहूरियत का चैम्पियन बना हुआ है, लेकिन कोई सवाल क्यों नहीं करता। उसकी वजह यह है कि नैरेटिव बन चुका है, और नैरेटिव को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे अवाम, उसकी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो सक्सेसफुली व्लॉगर्स इनके अपने हैं, ठीक है, सहाफ़ी इनके अपने हैं, तो वो एक ऐसा झूठ को सच बना के पेश करते हैं कि ना सवाल करने की सलाहियत रहती है, और जो भी तनकीद करे उसको लिफाफा कहेंगे, उसको चोर कहेंगे, और उसे कहेंगे कि ये डाकुओं के साथ मिले हुए हैं। और जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था उसको पार्टी का प्रेसिडेंट बना के बिठा दिया। तो ये वो सवाल हैं जो इनसे कोई करता नहीं है। उसकी वजह यह है कि सवाल करना ऐसे डिक्टेटर्स की तौहीन होती है। फ़ाशिज़्म को किस तरह से देखते हैं कि फ़ाशिज़्म क्या है? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि फ़ाशिज़्म असल में है क्या? देखें, ये 20वीं सदी की आइडियोलॉजी है जो कि इटली से शुरू हुई। बेनितो मुसोलिनी जो फ़ाशिस्ट पार्टी का चेयरमैन था इटली के अंदर, जो बाद में उनका प्रेसिडेंट भी बन गया, सदर बना, तो उसकी पार्टी का नाम था बेसिकली। तो नज़रियात फ़ाशिज़्म को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अब नज़रिया है अथॉरिटेरियनिज़म का कि एक डिक्टेटर होगा या सिविलियन होगा या बेशक वो मिलिट्री लीडर क्यों ना हो, लेकिन उसकी राय मुकद्दम होगी, आवाम की नहीं होगी। पार्लियामान जो है वो बंद रहेगी। इसके अलावा रेशल सुपीरियॉरिटी का आइडिया भी था उसके अंदर कि कुछ नस्लें दूसरों से बेहतर होती हैं। साथ साथ ये भी था कि जो पार्टी है वो वन पार्टी रूल होगा, अपोजिशन को क्रश कर देंगे, अपोजिशन लीडरान को मार देंगे, और जो आप पे तनकीद करेगा उसको उठा लेंगे। तो फ़ाशिज़्म का बुनियादी जो फ़लसफ़ा है वो ये है। तो अपोजिशन की आवाज़ों को दबा देना और वन मैन रूल क्रिएट करना। इसके अलावा आवाम जो है वो एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप के पीछे पागलों की तरह बाहर आ जाए। ये फ़ाशिज़्म के जो है ना वो आसार होते हैं शुरू करने वाले, उसको जो पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं कि एक शख्स पे हाथ डाला और पूरा मुल्क जला दिया उसके चाहने वालों ने। 75 साल में कोई भी इस तरह का लीडर नहीं आया, और इमरान खान ने आकर चीज़ों को बिल्कुल एक गिरेबान से पकड़ लिया, तमाम जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, और कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने करप्शन की, इनको अंदर डाला गया बाकायदा जेलों में, और 5-5, 6-6 महीने इन्होंने जेलें भी भुगती, काटी। रात को मरीम नवाज़ के कमरे में पुलिस चली जाती है, और वो जिस हालत में भी होती हैं, लेकिन किसी के कमरे में प्राइवेसी वाली जगह पर आप चले जाते हो, उनको भी इस तरह से किया गया। उनका ये रिएक्शन क्यों नहीं आया जो इनका आया? क्या वो सोशल मीडिया में वीक थे? देखें, उसमें वो यही है कि उन्होंने वो फोर्स तैयार नहीं की जो खान साहब ने की, जो टाइगर फोर्स का माइंडसेट तैयार किया कि जो भी तुम्हारे खिलाफ बोले चढ़ दौड़ो उस पर, गालियाँ दो उसके ख़ानदान को, इसके अलावा जो है वो अटैक्स करो उनके ऊपर। मेरा ख्याल है कि ख़वातीन सहाफ़ियों की सबसे बड़ी यूनियन जो हमने देखी है वो खान साहब के दौर में थी, जो कह रही थी कि हमारी किरदार कुशी हो रही है, हमें धमकियाँ मिल रही हैं इनके अकाउंट से ट्विटर के ऊपर, और उस पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ एंकर्स जो ख़वातीन थी उन्होंने साइन भी किए कि इसको रोका जाए। इसके अलावा जो इन्होंने बिल पास करवाया कि जो पीका लॉ था उसमें सज़ा को मज़ीद बढ़ा दिया, 5 साल की कर दिया, नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया। बिल्कुल। तो ये वो सारे डॉक्ट्रिन थे जो इनको हम कह सकते हैं कि ये फाशिस्ट वैल्यूज़ थी जिन पे वो यकीन करते हैं। लेकिन इन पार्टीज़ की तरफ से ये रिएक्शन इसलिए नहीं आया कि इनके पास वो ऑडियंस नहीं है जो मर मिटने को तैयार हो जाए। तो खान साहब का एक फ़ैन क्लब है, वो सियासी पार्टी नहीं है, वो सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द घूमता है,
और ये दूसरों पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपका नेपोटिज्म है और आप मरूसियत फैला रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में बड़ा कुछ कहा जाता है कि आप हिपोक्रेट हैं, आप बातों को गोलमोल करके बयान करते हैं, आपके पास कोई हल नहीं है। हाँ, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए हल क्या, अब लोग पूछते हैं वोट किसको डालूं, तो मुझे तो ये सवाल पे ही शर्म आती है कि ये वो दौर आ गया कि लोग सहाफ़ियों से पूछ रहे हैं मैं किसको वोट दूं। ये इसी तरह है कि मैं आपसे आकर पूछूंगा यार मैंने सुबह शर्ट कौन सी पहननी है या मैं रोटी कौन सी खाऊं, खाना मतलब क्या, अपना कोई डिसीजन नहीं है। अपना माइंड नहीं है ना। तो अगर सोल्यूशन आप इसको कहते हैं कि मैं ये नहीं बता रहा किसको चूज़ करना है, तो ये तो आपके अपने माइंड का फेलियर है। सहाफ़त का काम कभी भी लेजिस्लेटिव चेंजेस करना नहीं था, उसका पर्पज़ ये था कि मसाइल की जो जड़ है उसको उखाड़ के लोगों के सामने पेश किया जाए कि ये मसला है। तो सहाफ़ी का काम सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग करना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना नहीं है। वो पेसिमिस्ट होना चाहिए और वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव बात करे ताकि आवाम को नज़र आए कि मसाइल कहाँ पे हैं। अच्छी बातें करना और पॉजिटिव मुस्बत रिपोर्टिंग, जो पिछले दौर में लफ्ज़ यूज़ हुआ था, ये सहाफ़ियों का काम नहीं होता, ये स्टेट का काम होता है। स्टेट पीआर करती है, सहाफ़ी पीआर नहीं करता। तो जो लोग ये बात करते हैं वो मेरा ख्याल है वो जो स्टेट की तरफ से पीआर करने वाले सहाफ़ी अपने आप को कहलवाते हैं, वो उनके आदी हो चुके हैं, इसीलिए उनको असल सहाफ़त का शायद इल्म नहीं है। और पीटीआई ने जो ट्वीट किया मेरे अगेंस्ट, मैंने तो खान साहब को जब जिस तरह उठाया गया मैंने कंडेम किया उसको, कि ये मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देखकर कि वर्दी में अफसरान एक साबिक़ वज़ीर आज़म को घसीट के लेके जा रहे हैं। तो मैं तो अपने माइंड से बात कर रहा हूँ और किसी पार्टी की तरफ बाइस्ड हुए बगैर कर रहा हूँ। आप क्रिटिक करते हैं, नेगेटिव चीज़ें उनको बताते हैं लोगों को, सब चीज़ें, उसके वजह से मसाइल पेश आए कभी? चैनल ने निकाल दिया हो और पॉलिसी पे उन्होंने कहा हो कि यार आप तो बिला वजह ये चीज़ें कर रहे हैं? प्रेशर तो काफ़ी आता है और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ना भी आए तो आवाम की तरफ से आता है। उसकी वजह ये कि एक लीडर के ख़िलाफ़ होना बड़ा आसान है, लेकिन आवाम पे क्रिटिसिज्म करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे आर एवरीवेयर। वो सिर्फ एक बंदा नहीं है, वो एक इदारा नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे गए हों और आप पे कोई हमला हुआ हो इसी वजह से कि आप क्रिटिक करते हैं? नहीं, हमला तो गालियाँ वगैरह तो देते हैं। अच्छा। एक जगह खाना खाने गया तो वहाँ लोग आके कहना शुरू हो गए कि बाजवा साहब का पेड एंकर फिर रहा है यहाँ पे, ये देखो। पूरी फैमिली थी, तो मैं देख रहा था शक्ल उनकी, मैं कहा पता नहीं, मुझे तो लिफाफा नहीं मिला, आपको शायद मिल गया हो। अच्छा। तो इस तरह का ये जो माइंडसेट है, ये तश्कील नहीं लगता? नहीं, डर उसमें देखें मैं कैलकुलेट करता हूँ उसको, और रिस्क के बगैर तो कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। तो रिस्क तो है और डर हर किसी को लगता है, जो कहता नहीं लगता वो झूठ बोलता है। बहादुर उसे कहते हैं जो रिस्क को मैनेज कर ले, यानी कि जो डर को कंट्रोल में रखे और उसको पसे पर्दा डाल के काम करता जाए अपना। तो डर तो रहता है दिमाग में कि कहीं से भी कोई आके बदला ले सकता है आपसे। मौलानाज़ इन पॉलिटिक्स, ये क्या चक्कर है? इसमें ये शुरू से जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस की टर्म यूज़ होती है, तो हुआ ये कि ज़िया साहब के दौर में हमने बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया मजहबी हलकों को सियासत में आने के लिए, उनको हथियार फराम किए, जिससे बाद में फ़िरका वारियत की आग लगी जो अब तक बुझ नहीं रही। अभी पारा चनार के अंदर 7 असातिज़ा को मारा गया है सिर्फ उसी बेसिस के ऊपर, गोलियां मार दी गई। बिल्कुल। तो इसके अलावा जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ होता है वो भी हमने देखा हुआ। ये सारे वो वाक़यात हैं जो हमने इसी तरह किया कि जो मुल्ला हज़रात थे उनको वेपनाइज़ किया, सियासत में लाए अपना मकसद पूरा करने के लिए, जो अफ़गान जंग थी उसके अंदर, और बाद में उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। वो इतने मजबूत हो गए कि वो स्टेट से भी सुपर स्टेट बन गए। तो ऑब्वियसली आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। खान साहब की भी कंटेनर में वो खड़े होकर कान में बताया गया था कि जी इस्लामिक टच दे दें थोड़ा सा। तो ये इस्लामिक टच की जो पॉलिटिक्स है, ये मज़हब का इस्तेमाल वोट हासिल करने के लिए है। मज़हब का असल मकसद ये नहीं था कि आप आवाम को लुभाने के लिए उनको बेवकूफ़ बनाएं उसका इस्तेमाल करके। तो लोग अगर समझेंगे इस बात को तो शायद बेवकूफ़ ना बने कि इस मुल्क के अंदर 50-60 साल से यही हो रहा है कि मज़हब कार्ड खेल के लोग अपना ज़ाती फ़ायदा उठा लेते हैं और उनको बेवकूफ़ बना लेते हैं। तो दैट्स हाउ आई सी दीज पीपल इन पॉलिटिक्स। नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस क्यों नहीं आते और लंदन प्लान क्या है? देखिए लंदन आज इमरान खान साहब ने, तो कल की ट्वीट्स हैं, तो उन्होंने यही कहा कि ये प्लान ये है कि मुझे पकड़ेंगे 10 साल के लिए, मेरी जो है नॉन बेलेबल वो मुझे रख लेंगे, गिरफ़्तार कर लेंगे, और बुशरा बीबी को पकड़ेंगे, और फिर पार्टी को, पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक बहुत बड़ी पार्टी आज, उसको भी बैन करने के इरादे हैं। तो ये क्या किस मस्बत है ये बात? देखें, बैन तो किसी पार्टी को नहीं होना चाहिए, उससे मैंडेट ख़त्म नहीं होता, उससे आवाम की राय इस तरह दबाई नहीं जाती। जो आइडियाज़ हैं उनको ख़त्म करना पड़ता है, और आइडियाज़ इसी तरह ख़त्म होते हैं कि प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को कैंसिल करे आके। अगर इस तरह दबाने की कोशिश करेंगे वो और बढ़ जाएगा नज़रिया। नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ, जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, लोग आ गए उनके साथ, लोगों को पसंद भी आई उनकी बात। जब वो प्रो स्टेट हो गए और प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए तो फिर लोगों ने उनको पसंद करना छोड़ दिया। खान साहब का भी ऐसे ही है कि 3-3.5 साल की हुकूमत में कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जिसमें आवाम कहें कि यार इसकी वजह से हमें ये दोबारा चाहिए, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने उन पर आसान कर दिया, निकाल के सियासी शहीद बना दिया उनको, और उस बात पे वो खेल रहे हैं अब तक। तो लंदन प्लान वगैरह और ये सारी बातें वो दिन में 1000 दावे करते हैं, जिसमें से शायद एक आधा भी सच नहीं होता।
तो आप किस पे यकीन करेंगे? इससे पहले इतने काउंटलेस क्लेम्स कर चुके हैं। कभी कहते हैं बाजवा साहब ने निकाला, कभी अमेरिका ने निकाला, कभी मोहसिन नकवी ने निकाला, कभी सब ने मिलकर उनको शिकायत लगाई फिर उन्होंने निकाला। अब वो अमेरिका को मना रहे हैं कि नहीं हम तो आपके साथ हैं, हम तो अमेरिका के ख़िलाफ़ थे ही नहीं। तो वो किसी भी बात पे अगले दिन सुबह उठ के उल्टा बयान दे सकते हैं, ये उनकी खूबी है। और उनके फॉलोअर की खूबी ये है कि वो दोनों पे सुभान अल्लाह कहेगा। तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस तो होता है, लेकिन खान साहब भी अमेरिकन प्लान बना रहे हैं। अब 2 लॉबिस्ट वहाँ हायर किए हुए हैं और उनको कन्विंस कर रहे हैं कि हम आपको अपना इकोनॉमिक प्लान देंगे, आपको कन्विंस करने के लिए। ये वही है जो ये कह रहा था कि ये देखो ख़त जो बाइडन ने निकाला है मुझे, और आज वो अमेरिका को मनाने के लिए वहाँ लॉबिंग कर रहा है। तो हम किसकी माने, लंदन प्लान की या अमेरिकन प्लान की? तो मैं तो इन बातों पे इतना सीरियसली इनको नहीं लेता, ये सिर्फ कंस्पिरेसीज़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट पे इससे पहले, इस दौर से पहले कभी इस तरह का अटैक नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए, हमारी स्टेट है। उसके बारे में क्या कहेंगे कि लोगों ने इस मतलब अब बच्चा आर्मी जो हमारी हिफाजत करती है उसके बारे में इस तरह का क्यों राय रखती है? देखिए पहले हो चुका है, लेकिन खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक नहीं कर रहे, वो उनका स्पेसिफिक जर्नैल पे अटैक होता है कि मुझे वापस ले आओ। तो उनका वो मुतालिबा नहीं है कि इनका सियासत में रोल ख़त्म हो जाए, उनका ये मुतालिबा नहीं है कि बैलेंस ऑफ पावर सही हो, उनका ये मुतालिबा नहीं है कि रिफॉर्म हो और पार्लिमानी जो खुद मुख्तारी है वो कायम हो या सिविलियन बालादस्ती कायम हो। वो कहते हैं कि इमरान की बालादस्ती कायम हो, सारे सिस्टम से इमरान ऊपर हो और वो जो भी जर्नैल उसको सपोर्ट ना करे उसको गालियाँ निकालें। तो इस तरह कोई रिफॉर्म नहीं आती, ये कोई नज़रियाती जंग नहीं है, ये शख्सियत की जंग है। डेमोक्रेसी इसका हल है? डेमोक्रेसी एक्चुअल हो तो फिर हो सकता है, लेकिन हो सकती है पाकिस्तान में आएगी। अब आपको लगता है, आपकी भी एक एज है और आप भी शुरू से देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात, तो क्या लगता है कि चेंज होगा पाकिस्तान? इकॉनमी, हमारी मईशत बेहतर हो, हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो, हमारे अंदर जो सारे ये क्राइसिस पैदा हुए हैं ये सब बेहतर हो सकता है? सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है, क्योंकि अगर एक आवाम लिटरेट होती है और पढ़ी लिखी होती है तो फिर उसको समझ आती है कि डेमोक्रेटिक सेंस क्या होती है। आपकी भी आवाम पढ़ी लिखी है। नहीं, पढ़े लिखे तो उसमें लोअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, हर किस्म के लोग हैं खान साहब की ऑडियंस में। लेकिन अब चूंकि बात यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग वाली एजुकेशन होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन नवाज शरीफ और इमरान खान को, दोनों को अगर करें तो क्या करेंगे, क्या डिफरेंस है? देखिए इमरान खान साहब कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिज़नेस माइंडेड आदमी हैं जो कि उस अप्रोच के साथ आते हैं। तो मुझे तो दोनों में कोई ख़ास बड़ी अपील नहीं लगती, लेकिन सबसे बड़ा जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो इंडिया की जो पॉलिसी है नवाज शरीफ साहब की वो बहुत बेहतर थी। वाजपेयी साहब यहाँ पर आए, बात की उनसे, जो है वो ट्रेड की बात कर रहे थे और चीज़ें कर रहे थे, नहीं हो सका। उसकी वजह यह कि स्टेक होल्डर कोई और है, वो नहीं होने दिया। खान साहब का भी इस तरह ही है कि वो पॉपुलिस्ट किस्म के आदमी हैं, नवाज शरीफ नहीं है पॉपुलिस्ट। नवाज शरीफ की कम्युनिकेशन बहुत फ्लॉप है, फेल्ड है, खान साहब की बहुत इफेक्टिव है। इंटरनेशनल अपील खान साहब की बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एक सेलिब्रिटी है, एक सियासतदान है। तो सेलिब्रिटी का जो फ़ैन क्लब होता है वो आपको इतने फेमस बंदे को जब वो वज़ीर आज़म बनता है उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका टिकटॉक ही चल रहा है, लोग उसी को देख के खुश हो जाते हैं, क्या बात है, इतना हैंडसम आदमी है और बड़ा खुल चल रहे थे वो वाले। बिल्कुल हाँ, वो चल रहे हैं। तो उनको सिर्फ वो चाहिए होता है। तो खान साहब जो है वो रवायती सियासतदान नहीं है और सिविलियन भी नहीं लगते मुझे। लेकिन कभी आपको मुज़म्मिल लगा नहीं कि अंदर से कि अपील तो है इस बंदे में? अपील तो होती है, लेकिन देखें जो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप एक सियासी पार्टी भी खड़ी कर सकते हैं। अगर खान साहब अल्लाह ना करे 70 साल उम्र है, अगर कल को वो नहीं इस सिस्टम में होते, कौन लीड करेगा पार्टी को? उनके पास खुद इस बात का आंसर नहीं है। या परवेज़ इलाही लीड करेगा या उस्मान बुज़दार करेगा। आगे क्या इलेक्शंस होंगे? नहीं, इस साल में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जितना केओस है, टेम्परेचर को पहले टोन डाउन करना पड़ेगा। जितने लोग अभी मरे हैं, आगे लगी हैं, इलेक्शन में दोबारा यही होगा। तो 90 रोज़ में इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, मैं उसके साथ हूँ। और PDM की हुकूमत आइन को तोड़ रही है, उसको डिले करके, ये भी मैं कहता हूँ। लेकिन इस सारी जो सियासी हरारत है इसको पहले कम करना पड़ेगा। गवादर और हमारे चाइना के साथ जो ताल्लुकात थे नवाज शरीफ के टाइम पे, अब वैसे ही हैं? नहीं, अब तो बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि लास्ट टेन्योर के अंदर काम बंद था और ताले लगे हुए थे। अब खुलेंगे? अब चाइना जो है वो अभी एक ट्रेन की इन्वेस्टमेंट भी वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी भी कर रहे हैं। उसके अलावा अमेरिकन लॉबिंग भी होती है यहाँ पे, हर चीज़ होती है। तो वो हम डेवलपिंग कंट्री नहीं है, हम अंडर डेवलपिंग है। तो क्या हम इसी तरह रहेंगे सारी ज़िंदगी? देखिए उसमें यही है कि आपको एक ऐसी रियासत बनानी पड़ेगी जो फॉरवर्ड लुकिंग हो, और उसके लिए रियासत का फ़लसफ़ा तब्दील करना पड़ेगा। जो फ़िलहाल है वो बड़ा बैकवर्ड है, रिवाइवलिस्ट है, कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव रियासतें जो हैं वो नहीं चल सकती मॉडर्न एज के अंदर। फ़िलॉसफी, आखिरी सवाल, क्या किस तरह से देखते हैं फ़िलॉसफी को? और कोई अहम किताबें बता दें जो बुक्स आपने रीड की हों। वो तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन 4-5। हाँ, उसमें ये है कि मुझे लगता है कि जो हम हर चीज़ का स्किल सीख लेते हैं, हमें गाड़ी का इंजन ठीक करना आ गया है, हमें जो है वो लाइट बल्ब ठीक करना आ गया है, हमें सड़क बनानी आ गई है, लेकिन सोचने की ट्रेनिंग जो है वो फ़लसफ़े से आती है।
तो फ़लसफ़ा इज़ एन आर्ट ऑफ थिंकिंग बेसिकली एंड क्रिटिकल थिंकिंग एज वेल, जिसमें बड़े सवालात करते हैं और एग्जिस्टेंस को चैलेंज करते हैं। तो वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना ही अपने बच्चे को कोई और डिग्री लेके देना है, क्योंकि अगर उसको क्रिटिकली चीज़ों को एग्जामिन करना नहीं आता, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मीडिया में आए, कुछ भी करे, लेकिन वो कामयाब उस तरह से नहीं हो सकता। तो फ़लसफ़े की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिस भी माशरे ने तरक्की की है वो इसके बगैर नहीं की। और इंपॉर्टेंट किताबें जो इंट्रो लेवल पे मैंने पहले भी बताई थी, विल डुरांट की पढ़ सकते हैं आप, स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, या बर्ट्रैंड रसल की पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। तो ये 3-4 इंट्रो लेवल पे चीज़ें पढ़ें, और अगर कोई फिलोसोफर पसंद आता है उसको आप मज़ीद परसू करें, आगे जाएँ उसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट। सही हो गया। थैंक यू सो मच और नाइस टू मीट यू अगेन। और अपने दोस्त अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सुनो डिजिटल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।